गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। चलिए, हिस्ट्री पढ़ पढ़ के पक गए होगे तुम। अब ज्योग्राफी शुरू करते हैं। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी शुरू करेंगे आज, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है आपका वाटर। देखिए, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं भी सरवाइव करने के लिए मेन तीन चीजें ही चाहिए होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्या चाहिए? लैंड, एयर एंड वाटर। और उसी में से हमारे एक पार्ट है कौन सा? वाटर। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, वाटर पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसपास आप कुछ भी देखो, कोई भी एक्टिविटी देखो, बगैर वाटर के वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? डाइजेशन हो गया, या फूड प्रिपरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया प्लांट्स का, ठीक है, या किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर करना हो गया, किसी भी चीज को बनाना है, तो वाटर की नीड तो पड़ती ही पड़ती है वहां पे। तो इसलिए वाटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपका बड़ा ही बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को मेन हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस चैप्टर को मेन हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आपके हम सबसे पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम वाटर साइकिल। सबसे पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे? वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा। मैं इस टॉपिक को अच्छे से आपको यहाँ समझा दूंगा। सेकंड पार्ट होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और थर्ड पार्ट होगा तुम्हारा क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी मोशन ऑफ वाटर। मोशन ऑफ वाटर। बस यही 3 टॉपिक ही है इस चैप्टर में। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक उठाइए, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये वाटर जो हम यूज करते हैं ये कहाँ चल जाता है? आपके ग्राउंड वाटर में जाएगा, या आपके रिवर में फ्लो हो जाएगा, या ओशन में चला जाएगा? तो फिर ये वाटर हमको मिलेगा वापस कैसे? ठीक है, सही क्वेश्चन है ना। ये सारा डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये जो वाटर साइकिल जो आपका टॉपिक है, इसमें ये सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने 6th क्लास में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, 7th क्लास में भी आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो वो चीजें जो हमारी नीड को पूरा करूँ उसे हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स। तो वाटर भी क्या है? ये भी आपका रिसोर्स है। ये हमारी कितनी सारी नीड्स को पूरा करता है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? वो रिसोर्सेज जो हम यूज कर ले, यूज करने के बाद हमको वो तुरंत वापस मिल जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर भी क्या है? आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, हम इसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम ये वाटर आपका ग्राउंड वाटर में चला जाता है या नदी में बह के चला जाता है, तो ये वाटर हमको वापस मिल जाता है। ठीक है, देखा है ना आपने, बारिश होती है, ठीक, बारिश से जो भी वाटर होता है ये हमारे अर्थ पे आता है और हमारी नीड को पूरा कर देता है। तो टोटल ये पूरा का पूरा प्रोसेस है वाटर साइकिल, इसके बारे में बताया जाएगा। सेकंड होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा चलिए, ये बात तो आपको पता ही होगी कि जब अगर आपने अर्थ के ग्लोब को थोड़ा ध्यान से देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जो अर्थ का ग्लोब है, यानी जो हमारी अर्थ है, उसमें 70% सिर्फ क्या है? आपका वाटर है। यानी जो धरती का जो पूरा पार्ट है ना, 70% वो किसने घेरा है? सिर्फ वाटर ने घेरा है। लेकिन फिर भी कई जगह आप न्यूज देखोगे, अभी तो जब गर्मियों का सीजन आएगा इंडिया में, तब देखना आप न्यूज में कि कितने सारे आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक, ऐसे स्टेट, बिहार, जहाँ पे सूखे मतलब सूखा पड़ जाता है पानी की कमी की वजह से। तो भाई दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, खटकता होगा कि भैया इतने सारा वाटर है अर्थ पे, फिर पानी की कमी क्यों है? तो उस टॉपिक को थोड़ा बहुत देखिए समझेंगे हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेकंड वाले में, कि वाटर तो बहुत सारा है, बट क्या हमारे यूज करने के लिए सारा वाटर है? वो टॉपिक क्लियर कर देगा हमारा। थर्ड क्या है? आपका मोशन ऑफ वाटर। तो मोशन ऑफ वाटर, आप लोगों ने ओशन की मूवमेंट देखी होगी कि अच्छा, वेव्स यानी लहरें बन के आती है, फिर टाइड्स, वेव्स क्या होती है, टाइड्स किसे कहते हैं, और लास्ट टॉपिक होगा आपका ओशन करंट। ठीक, तो इन 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा आपका चैप्टर खत्म। बहुत आसान चैप्टर है आपका। देखिए, चलिए, तो देखिए वाटर शुरू करते हैं। When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By the noon, the puddles vanish. Where does the water go? देखो, सबसे पहले पैराग्राफ में आपसे पूछा गया है कि जब आप वाटर के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? कि हमारे माइंड में क्या आता है कि ये वाटर, जैसे ही मैं आपसे कह दूं कि वाटर वाटर के बारे में सोचिए, अब क्या सोचेंगे? रिवर्स के बारे में, कि रिवर्स, लेक्स यानी जो हमारी झील हो गई, जो तालाब हो गया ये, या जब बारिश की बूंदे, जब बारिश आती है तो वो वाटर, और जब
देखा होगा कि बारिश में बच्चे नाव बना के चला देते हैं, ठीक है, सुबह तक बारिश होती है, फिर दोपहर तक अगर बारिश खत्म तो सारा पानी गायब। आखिरकार ये पानी चला कहाँ जाता है? तो ये वाटर आपका सारा कहाँ चला जाता है? ग्राउंड वाटर में चला जाता है, या अगर आसपास कोई सीवेज, कोई नाली है, कोई नदी है, तो उसमें बह के आपका चला जाता है। देखो अब जो आपका है ना वाटर साइकिल की, वो है आपकी डेफिनेशन है। यहाँ पे दो डेफिनेशन देखेंगे आप वाटर साइकिल की, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, the sun's heat causes evaporation of water into the vapor. When the water vapors cools down, it condenses and form a clouds. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. अब देखो क्या बता रखा है, ये आपको वाटर साइकिल की पूरी डेफिनेशन दे दी। तो सबसे चलिए देखो, टोटल 4 प्रोसेस में होता है आपका वाटर साइकिल। सबसे पहले आपका इवेपोरेशन होता है, नेक्स्ट आपका क्या होता है? कंडेंसेशन, फिर थर्ड आपका क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, और फोर्थ क्या होता है तुम्हारा? रन ऑफ। ये 4 प्रोसेस होते हैं, और ये 4 प्रोसेस मिलकर ही आपका क्या बनाते हैं? वाटर साइकिल बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि अर्थ पे जो भी आपका वाटर है, रिवर में हो, ओशन में हो, या जमीन पे ऐसे फैला हुआ पानी हो, यहाँ पे सन की हीट की वजह से, सन की गर्मी की वजह से सबसे पहले क्या होता है? जो पानी होता है ना, वो भाप बनना शुरू होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसी को हम? इवेपोरेशन। ये देखिए यहाँ पे, ये फिगर में आपको शो भी कर रखा है सबसे पहले। देखिए, तो ये जो आपका ये वाटर सोर्स है, ठीक है, यहाँ से जो वाटर कहाँ जा रहा है आपका? ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ से वाटर आपका कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? इवेपोरेशन। तो जो सबसे पहला प्रोसेस हुआ है, कौन सा हुआ? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है आपका? जो वाटर होता है, जो पानी की बूंदे होती है धरती पे, ये हीट की वजह से भाप में बदल जाती है, और कहाँ पे? स्काई की तरफ, यानी आसमान की तरफ ये जाने लगती है। ठीक, जब जैसे ही स्काई की तरफ जाती है, ऊपर जाती है, उनका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कंडेंस हो जाती है। कंडेंस का मतलब कि ये अपने फॉर्म को वापस चेंज कर लेती है, सॉलिड, ठीक। पहले की वाटर वेपर होता है, फिर लिक्विड में बदल जाती है, यानी अपनी ये फॉर्म को चेंज कर लेती है, और फॉर्म को चेंज करके क्या बना लेती है? क्लाउड। क्या बना लेती है? ये क्लाउड बना लेती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब जस्ट इसके बाद क्या होता है? जब आपका जो क्लाउड से बहुत ज्यादा, जब वो हो जाते हैं आपके, हैवी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, इतने वाटर को कैरी नहीं कर सकते, तो क्या करते हो? वाटर को बादलों से गिराना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन की यहाँ पे अलग अलग फॉर्म बता रहा है कि आपको, देखोगे आप ऊपर जो अंडरलाइन करवा रखा है मैंने आपको, कि प्रेसिपिटेशन इन दी फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट, ठीक है, बारिश, वर्षा के रूप में, स्नो यानी आपकी जो बर्फबारी होती है, जो बर्फ गिरते हैं आसमान से, और आपके जो स्लीट मतलब जो आपके ओले गिरते हैं, जो पतले पतले, जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो वो। तो प्रेसिपिटेशन आपका इन तीनों फॉर्म पे अर्थ में आ जाता है। अर्थ पे ही क्यों आता है? सिंपल है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक। जब बादलों में इतना ज्यादा पानी हो जाते हैं, तो पानी को रिलीज करना शुरू करते हैं, और ग्रेविटी की वजह से वो जो पूरा का पानी होता है आपका अर्थ पे आने लगता है, ठीक। और जब पानी जब पूरा अर्थ पे आता है, उसके बाद क्या होता है आपका? सबसे लास्ट प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? रन ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल मान के चले, आपका बारिश, यहाँ पे ये माउंटेन पे बारिश हुई, ठीक है, तो माउंटेन पे बारिश बहकर ये बारिश पानी को वापस कहाँ पे आ गया आपका? रिवर में आ गया। देखो, यहाँ रिवर से सारा प्रोसेस शुरू हुआ था, और पूरा का पूरा वाटर आपको वापस रिवर में ही आ गया। तो इस पूरे टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। देखिए, इसके बाद एक डेफिनेशन और आपको नीचे दे रखी है यहाँ पे वाटर साइकिल की। देखिए, एक डेफिनेशन आपको और दे रखी है वाटर साइकिल की। क्या दे रखी है? The process by which water continually changes its form and circulate between ocean, atmosphere and land is known as water cycle। वही कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर बार बार अपने रूप को चेंज कर रहा है, अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, और कहाँ? आपके आपके ओशन, एटमोस्फेयर और लैंड, ठीक है, ओशन, एटमोस्फेयर और लैंड, इन्हीं के बीच में बार बार घूम रहा है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। चलिए, ओशन, एटमोस्फेयर और लैंड कैसे? आपका ओशन में वाटर है, वहां से वाटर आपका इवेपोरेट हुआ, उसके बाद कहाँ पे चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। एटमॉस्फेयर में गया, वहां पे बादल बन गए, फिर बादलों से जब पानी बरसा, फिर कहाँ पे आ गया आपका? लैंड पे आ गया। तो देखो, ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड, जब वाटर इन्हीं तीन चीजों में बार बार अपने फॉर्म को चेंज करके घूमते रहता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? वाटर साइकिल। तो आप ये दोनों लिख सकते हो। देखिए, उसके बाद our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. अब देखो क्या बता रखा है कि जो वाटर हम यूज करते हैं ना, वो हजारों साल पुराना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, अभी यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दे रखा है आपका? हरियाणा, कि हरियाणा में जो लोग वाटर यूज करते होंगे, मे बी ये पॉसिबल है कि वो वाटर कई साल पहले कहाँ पे यूज होता था? आपके अमेजोन रिवर में यूज होता था, या फिर आपके वो अमेजोन रिवर का ही वाटर था। तो ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड्स, क्योंकि मूवमेंट आपको पता है ना, बादल यहाँ से वहां जाते रहते हैं। तो किसी एग्जाम्पल मान के चलिए, किसी एक रिवर से बादलों ने वाटर कैरी करा, ठीक है, वहां पे इवेपोरेशन हुआ, फिर जाकर बादल बन गए, फिर वही बादल हवा की वजह से इंडिया में आ गए, और इंडिया में आके बरसने शुरू हो गए।
तो वो जो अमेजोन का पानी था वो कहाँ पे आ गया, इंडिया में आ गया। तो ऐसा भी होता है। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा ना कि फ्रेश वाटर, की फ्रेश वाटर के साफ जो पानी होता है ना, उसके क्या क्या सोर्सेस है, तो ये अंडरलाइन करेंगे। देखो तो फ्रेश वाटर के आपके सोर्सेस है रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, रिवर्स यानी नदी, पॉन्ड्स तालाब, स्प्रिंग्स यानी जो आपकी छोटी मोटी जो नदियां हो गई वो, और ग्लेशियर्स यानी जो आपके बर्फ के पहाड़ होते हैं। ठीक, ये सब क्या है, ये चारों हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेस है, याद रखना, पूछा जाएगा आगे। नेक्स्ट देखो, द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन दिस सॉल्टी वाटर, द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स आर लार्ज। देखो क्या बता रखा है कि जो ओशन बॉडीज यानी जो आपके महासागर या जो समुद्र होते हैं ना, जो समुद्र हो गया, वहां का वाटर आपका कैसा होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, खारा पानी होता है, बहुत ज्यादा ही नमकीन पानी होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिंपल उनमें क्या पाया जाता है, आपका सॉल्ट पाया जाता है। ठीक, सॉल्ट वहां पे सॉल्ट मतलब कि जो वहां पे मिनरल्स होते हैं ना, जो आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए। देखिए नेक्स्ट, ये रहा, high amount of salt dissolved, most of the salt is a sodium chloride or the common table salt that can use। अब आगे भी बता रखा है कि जो आपका ओशन वाटर होता है बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट आपका मौजूद होता है। ये सॉल्ट आता कहाँ से, तो देखो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स जो हमारे समुद्रों में या महासागरों में पाए जाते हैं, ये उनके बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, आपके पसीने का टेस्ट कैसा होता है, खारा होता है ना, तो यही मान के चलो कि जो एक्वेटिक एनिमल जो हमारे ओशन में रहते हैं ना, ये उनके बॉडी का वेस्ट होता है। ठीक, जिनकी वजह से ये जो पूरा का पूरा आपका ओशन वाटर होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है, यानी खारा पानी का हो जाता है। और कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक हम यूज करते हैं घर पे, ठीक है, वो क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड, उसका वो फॉर्मूला होता है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वो आगे अपने सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज की, यानी अब अर्थ पे 70% वाटर है, बट उसमें से कितना वाटर हमारे काम का है, कितना वाटर हमारे काम का नहीं है, वो डिस्कस करेगा यहाँ पे। देखिए, वी ऑल नो दैट 3/4 of the earth surface is covered by water. If there is more water than land on this earth, why do so many countries face a water scarcity? Is all the water on the earth available to us? The following table gives the distribution of water in the percentage। अब देखिए सही क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है कि जब हमको पता है कि अर्थ पे जो 3/4 जो पार्ट है वो वाटर ही है, तो अर्थ पे इतनी पानी की समस्या होती क्यों है। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि जो वाटर सारा का सारा जो अर्थ पे अवेलेबल है, क्या वो सारा का सारा अपने यूज करने लायक है या नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेगा। देखो तो ये टेबल वगैरह बता रखा है कि अर्थ पे मान के चलिए अगर आपका 100% जो वाटर है, उनमें से आपका जो 97.3% वाटर है वो सिर्फ किसमें, ओशन में, मतलब किसी भी काम का नहीं है, पूरा का पूरा आपका खारा पानी है वो। आइस कैप्स यानी जो आपके बर्फ जो है ना, बर्फ के पहाड़ हो गए, वो कितना है आपका 2.2% लगभग। फिर ग्राउंड वाटर कितना है तुम्हारा 0.68, फ्रेश वाटर आपका 0.009%, आपका इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, जो हमारी जो जो जमीन पे जो समुद्र है, मतलब जो समुद्र का जो कुछ पार्ट है, और जो आपके लेक्स है, ठीक है, जो झील है, वो 0.09% है। एटमॉस्फेयर में मतलब जो अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स कितनी ज़्यादा है, तो 0.0019%। रिवर्स में कितना है, तो सबसे कम रिवर्स में ही है 0.0001%। और ये टोटल मिलाकर आपका कितना हो गया 100%। यानी भाई 97.3% वाटर तो पूरा का पूरा सलाइन है, और अपने यूज के लिए सिर्फ कितना है देख लो। ठीक है, लगभग आपको 2.7% जो वाटर है सिर्फ वही अपने काम का है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो टर्म्स दिए होते हैं वो काम के होते हैं। तुम्हारे सैलिनिटी क्या बता रखा है कि सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। क्या बता रखा है, सैलिनिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या है, आपके पास 1000 ग्राम वाटर, आपके पास वाटर है, इसका मतलब आपके पास 1 kg वाटर है। उस 1 kg वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट होगा, सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी ना उस 1 kg वाटर में, सॉल्ट की उसी क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, सैलिनिटी। तो एवरेज सैलिनिटी कितना होता है आपका 30 पार्ट्स पर 1000 होता है। यानी आपके 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम आपका जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है, आमतौर पे इतना ही पाया जाता है, और इसी को ही हम एवरेज सैलिनिटी कहते हैं। उसके नीचे देखो एक सी का नाम बता देगा आपको, क्या नाम है इसका, डेड सी। ठीक है, डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 grams per liter of water. Swimmers can float in it because the increased salt content make it dense। अब देखो क्या बता रखा है कि इजराइल में आपका डेड सी है। ठीक है, डेड सी नाम ही है समुद्र का डेड सी, इसकी सैलिनिटी कितनी है आपकी 340 ग्राम्स पर लीटर है।
ठीक है, यानी आपके 1 लीटर पानी में आपका 340 ग्राम क्या है, नमक ही है। तो जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कोई भी उसमें आसानी से तैर सकता है अगर उसमें जाएगा तो। मतलब तैरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप उस वाटर में चले जाओ, आप कभी डूबोगे नहीं। क्यों नहीं डूबोगे? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वो वाटर, जो भी बॉडी उसके अंदर जाएगी वो उसको ऊपर ही रखेगा। चलिए नेक्स्ट, ये टॉपिक भी खत्म। बड़ा आसान टॉपिक है, इसमें कुछ और है नहीं। ये कुछ एक्टिविटी है, यूजफुल नहीं है हमारे पेपर के काम के लिए, स्किप करेंगे इसको हम। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही देखेंगे। देखिए ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह लगा रखी है जिससे आपको वाटर की अहमियत पता चल जाए। देखो कि मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम, यानी कॉपिंग विद वाटर स्कार्सिटी, द वाटर यू ड्रिंक, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया, एवरी ड्रॉप काउंट, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स। ठीक है, यानी सारी की सारी जो वाटर प्रॉब्लम्स है उसको ही शो कर रखा है न्यूज़पेपर कटिंग की मदद से। अब जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियो शूट करेंगे, क्वेश्चंस के लिए अलग लेक्चर्स आएंगे, उसके लिए आप देखना। तो चलो अब अपने थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं हम अपने। कौन सा पार्ट है तुम्हारा? ओशन सर्कुलेशन। ठीक है, ये अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। देखिए क्या है ओशन सर्कुलेशन। उससे पहले देख लो यहाँ पे आपका मार्च 22 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, और क्या नीड टू कंजर्व वाटर इन रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेट्स, की भाई पानी की समस्या को खत्म करना है तो पानी को बचाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को क्या आपका वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे, देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, smell of salt in air and music of waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movements that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents. क्या बता रहा है, क्या देखिए कि चलिए आपको ये जो एनसीईआरटी है ना, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से किसी भी टॉपिक को शुरू करता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मान के चलो कि आप किसी सी शोर यानी समुद्र के किसी किनारे पर चले गए और अपने के पैर उस किनारे पे घूम रहे हैं। फिर ठीक है, जो आसपास रेत है वो आपके पैरों में चिपक रही है, आसपास जो सॉल्ट की स्मेल है, वो जो ठंडी हवाई बह रही है, वेव्स यानी जो लहरों की आवाज़ें आपको आ रही है, बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सुनने में बहुत मस्त लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। देखो क्या बता रखा है, जो वो पानी जो हमारे अर्थ पे, जो हमारे धरती पे लैंड पे रहता है, जैसे कि अपने जमीन पे रहता है, आपका लेक्स हो गया या नदी का हो गया, ठीक है, वो मैक्सिमम आपका स्टिल रहता है, एक जगह पे रुका रहता है। बट जो तुम्हारा ओशन वाटर है, जो महासागर का पानी है ना, ये जगह पे रुका नहीं रहता। ठीक है, ये हमेशा मूव करते रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहता है। और इसी के इस मूवमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। इजी है। चलिए तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए। चलिए तो अपना सबसे पहला टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वेव्स। तो वेव्स क्या होती है अपनी, देखो। When you are playing throw a ball on the beach and ball falls into the water, what happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the, यहाँ से आपका ठीक है डेफिनेशन, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called a waves. अब waves की डेफिनेशन है, क्या एग्जांपल दे रहा है? आप लोगों ने अगर कभी गए हो समुद्र के किनारे तो देखा होगा, नहीं तो मूवी वगैरह में देखा होगा कि वाटर को अगर बॉल को अगर आप वाटर में थ्रो कर दो, ओशन में थ्रो कर दो, तो वो जो समुद्र होता है वो मतलब वापस बॉल को लेकर आ जाता है आपके पास। ठीक है, यानी जो समुद्र होता है वो बॉल को वापस आपके पास पहुंचा देता है। ठीक है, तो मतलब कि जो ये वाटर है ओशन का हमेशा मूव करते रहता है। ठीक है, तो हाँ, इसके इसी मूवमेंट को सबसे पहले क्या बता रखा है? वेव। तो वेव की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, यानी जो महासागर का जो वाटर होता है ये आपका क्या करते रहता है? राइज मतलब कि राइज एंड फॉल्स, यानी ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर आपका नीचे गिरता है। ठीक है, इस मोशन को हमने क्या कह दे रखा है? वेव। ठीक है, देखा होगा अपने वेव, जैसे कि मतलब लहरें आपकी आती है, फिर लहरें ऐसे आई फिर चली गई, फिर वापस दूसरी लहर आई, ऊपर आई फिर नीचे चली गई। ठीक है, तो जो वाटर होता है जो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, उसके लगातार इसी मूवमेंट को हमने क्या नाम दे दिया? वेव्स। इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, कि जो वाटर आपका ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये लगातार जो मूवमेंट कर रहा है वाटर ऊपर और नीचे, ठीक है, राइज एंड फॉल, इसी को हम क्या बोल देते हैं? वेव्स। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है बॉक्स में कि वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोस द बिगर द वेव्स बिकम। और यहाँ पे मेन रीजन बता रखा है कि वेव्स बनती क्यों है? विंड की वजह से। विंड का मतलब क्या होता है? आपका एयर। ठीक है, यानी देखो सिंपल है, अब अर्थ हमारी मूव करती रहती है, हमको पता है, मूवमेंट की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो भी मूव करता है।
ठीक है। तो जब हवा अगर बहुत तेज बहती है समुद्रों में तो बहुत ही बड़ी वेव बनती है, और हवा अगर धीरे बहती है तो आपकी छोटी वेव बनती है। यानी मेन रीजन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, विंड स्पीड, यानी जो हवा की गति है, जो हवा बहने की गति है, उसी की वजह से आपका ये डिसाइड होता है कि कितनी बड़ी वेव बनेगी और कैसी वेव बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द winds blowing at very high speed from a huge waves, these may cause a tremendous destruction, an earthquake, a volcanic eruption, or a underwater landslides can shift the large amount of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be high as 15 meter is formed. The largest tsunami ever measured was 150 meter high. These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused the widespread damage in coastal area of India. The Indira Point in Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. अब देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वेव्स और सुनामी, आपका वही जो वेव्स है वही आपकी सुनामी बन जाती है। ठीक है, जब बहुत ही तेज आंधी बहती है, बहुत तेज तो तूफान आता है, ठीक है, जिसकी वजह से हवा बहुत तेज बहती है, तो जबकि वही लहरें होती बहुत बड़ी बन जाती है, और उन्हीं लहरों को हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, सुनामी। तो देखिए जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्या बता रखा है कि सुनामी आने के कुछ ना कुछ रीजन है। कौन कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से सुनामी आती है? तो सबसे पहले क्या बता रखा है, अर्थक्वेक। ठीक है, यानी समुद्र के अंदर ही, महासागर के अंदर ही जब भूकंप आ जाता है, ठीक है, भूकंप आने की वजह से जो वाटर होता है वो मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी मान के चलिए कि आपका जो हमें पता ही कि हमारी जो अर्थ है अलग अलग प्लेट्स पे है, ठीक है, मूवमेंट की वजह से प्लेट्स आपके अर्थ के अंदर से हिलनी शुरू होती है, तो जो ऊपर का वाटर होता है मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और बड़ी सुनामी का रूप ले लेता है। दूसरा रीजन क्या बता रखा है आपका, वॉल्केनिक इरप्शन, यानी ज्वालामुखी फटने की वजह से। ठीक है, समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी है, तो जब वो फटते हैं तो उसके वजह से भी आपका ये सुनामी आ जाती है। और तीसरा क्या बता रखा है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड, यानी जो समुद्र के अंदर जो प्लेट्स होती है ये खिसक जाती है। खिसक जाने का मतलब कि अपनी जगह से किसी और जगह पर मूव कर देती है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा वाटर एक जगह से रिप्लेस हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से आपकी सुनामी आ जाती है। तो तीन रीजन बता रहे हैं सुनामी का, याद रखेंगे आप। सबसे पहले अर्थक्वेक, सेकंड बता रखा है आपका वोल्केनिक इरप्शन, और थर्ड बता रखा है आपका यहाँ पे अंडर वाटर लैंडस्लाइड। ठीक है, चलिए अब देखो क्या बता रखा है, कम से कम सुनामी की हाइट कितनी होनी चाहिए तुम्हारी, 15 मीटर। अगर जो लहरें हैं, अगर इनकी ऊंचाई यानी हाइट अगर इनकी 15 मीटर, तभी इनको सुनामी कहना शुरू करेंगे। और अभी तक की जो सबसे बड़ी सुनामी आई है उसकी हाइट कितनी है, 150 मीटर, और उसकी स्पीड भी कितनी थी तुम्हारी, ये 700 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में ये 700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती थी, इतनी ज़्यादा स्पीड से आई थी। और इंडिया में भी आई थी, कितनी आपकी 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, जिसने अंडमान एंड निकोबार जो अपने आइलैंड थे ना, उनको मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। देखिए इस वर्ड, अब यहाँ पे देखिए साइड में क्या लिखे, डू यू नो में, कि द सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स द हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट्स डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज अ सुनामी। देखो सिंपल, सुनामी एक आपका जापानीज वर्ड है जिसका मतलब क्या है, हार्बर वेव्स, यानी जो समुद्र के किनारे पे जो तट वगैरह बसे होते हैं वहाँ पे जो आने वाली वेव है उसको हम हार्बर वेव कहते हैं। और जब भी सुनामी आती है तो ये जो भी किनारे पे जो भी कुछ बना होता है वो सारा का सारा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया। सेकंड टॉपिक क्या तुम्हारा, टाइड्स। ठीक है, देखो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड द टाइड। इट इज हाई टाइड व्हेन द वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। इट इज अ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर by rising its highest level. It is low tide when the water falls to its lowest level and recede from the shore. देखो टाइड्स क्या बता रखा है, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, यानी जो समुद्र का जो वाटर, यानी जो आपका महासागर का जो वाटर होता है ये ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। ठीक है, ऊपर उठता है फिर आपका नीचे गिरता है, और दिन में लगभग आपका 2 बार ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइड, और इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, आपका ज्वार भाटा बोला जाता है। तो देखो ये वेव्स और टाइड में डिफरेंस क्या, ये समझ लो आप। जो वेव्स है ना वो विंड स्पीड, ठीक है, हवा की गति की वजह से वो उनका फॉर्मेशन होता है। और जो तुम्हारी टाइड है किसकी वजह से होता है, सन और मून की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। याद रखना, सिर्फ अर्थ के पास नहीं, इस यूनिवर्स में जितने भी कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी अगर वस्तु है, तो वो किसी ना किसी दूसरे वस्तु पे ग्रेविटी लगाती ही लगाती है। ठीक है, तो मून के पास भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन के पास भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो सन और मून दोनों, ठीक है, सन और मून दोनों ही जब अर्थ के वाटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं तो अर्थ का जो वाटर होता है वो ऊपर, ठीक है, ऊपर जाता है उनके ग्रेविटी की वजह से, बट जो अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेती है। ठीक है, वापिस जो सन और मून का ग्रेविटी उस वाटर को ऊपर खींचता है, फिर अर्थ की ग्रेविटी उनको नीचे खींच लेती है। तो जो यही ओशन का जो वाटर होता है ये सन और मून की ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाते हैं, फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं।
ठीक है। तो जो इनका यही मूवमेंट है ऊपर जाना और नीचे आना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइड्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है सन और मून का, ठीक है, तो ये बहुत ऊपर तक चले जाते हैं जिसको हाई टाइड बोलते हैं। और जब सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है तो ये बहुत ही कम ऊपर तक जाते हैं जिसको हम लो टाइड बोलते हैं। तो देखो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेगा और ये डायग्राम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। देखिए मैं आपको सबसे पहले डायग्राम ही समझा देता हूँ, फिर आपको आगे का बताता हूँ। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा तुम्हारा यहाँ पे नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है, देखो अभी ये अपनी अर्थ है, ठीक है, धरती है, और ये तुम्हारा क्या है, मून है। यानी अब हमको पता है कि जो मून है वो चक्कर लगाता है, मतलब इस सन के चारों ओर ऐसे घूमते रहती है, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यानी ये आपका ये 3D में कैसे शो होगा, ये मान के चलिए ये आपकी ये अर्थ है और यहाँ पे तुम्हारी ये मून है, ठीक है। मून यहाँ से फिर यहाँ ऐसे मूव करेगी, इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करना शुरू कर देगी वो मून धरती के चारों। तो जब मून तुम्हारी इधर रहेगी, ठीक है, मून जब तुम्हारी इस तरफ रहेगी, यानी तुम्हारी ये सिंपल है, यहाँ पे सन है, मान के चलिए ये जो मेरा हैंड है ये सन है आपका, ये एल्बो मेरा सन है, ठीक है, सन, और ये तुम्हारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। ये सन है तुम्हारा, ये अर्थ है, और ये क्या है, तुम्हारा मून है, ठीक है। जब मून यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहे मून का मूवमेंट, या तुम्हारा मून कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यानी ये तीनों एक लाइन में अभी है नहीं, ध्यान देना। ये सन है, ये अर्थ है, और ये इधर मून है, या तुम्हारा इधर मून है, ठीक है। तो जो अर्थ की ग्रेविटी लगेगी वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो तुम्हारा वो वाटर है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि इधर जो मून है ये भी अर्थ के वाटर को उधर खींच रहा है, जो मून है ये भी अर्थ के वाटर को उधर खींच रहा है, और जो तुम्हारा सन है ये भी अर्थ के वाटर को इधर खींच रहा है। तो उस पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो ये जो वाटर यहाँ पे अवेलेबल होगा ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से लो टाइड क्रिएट होगी, और इसी टाइड को हम क्या बोलेंगे, नीप टाइड। सेकंड तुम्हारा कौन सा होता है, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, जो हमारा सन अर्थ एंड मून ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, सन अर्थ एंड मून ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड आपकी बहुत ज्यादा हाई टाइड होती है, क्योंकि ये आपका सन, ठीक है, ये तुम्हारा अर्थ, ये तुम्हारा मून। अब देखोगे यहाँ पे अर्थ है तुम्हारा, ठीक, मतलब ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा मून है, ठीक है। मून क्या करेगा, इस वाटर को खींचने की कोशिश करेगा, ठीक, ये इसके वाटर को खींचने की कोशिश करेगा। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे नीप टाइड के बारे में क्या बता रखा है, तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल्स exerted by the strong gravitational pulls exerted by the sun, the moon on the earth surface causes the tide। वही बता रखा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी जो ग्रेविटी है किसकी, सन की और मून की, अर्थ के सरफेस पे, उसी की वजह से आपकी क्या बनती है, टाइड्स बनती है। यानी जो अर्थ की, जो अपनी सन की ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है, यही क्या बनाती है, तुम्हारी टाइड। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून। देखो यहाँ पे क्या बता रखा है, सबसे फर्स्ट वाला बताएगा आपका, एक मिनट फिट, देखो क्या बता रखा है यहाँ पे, द वॉटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस अ हाई टाइड ड्यूरिंग द फुल मून। ये बता रखा है ना कि अर्थ के सरफेस में जो भी वाटर होता है मून उसको खींचने की कोशिश करता है, और मून की ग्रेविटी की वजह से वो जो तुम्हारी टाइड होती है, यानी जो पानी होता है वो ऊपर जाना शुरू करता है, और वही आपका हाई टाइड बना लेता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड द अर्थ। ये बताते हैं कि जब आपका फुल मून डे होता है या जो आपका न्यू मून डे आता है, ठीक है, यानी जब आपकी पूर्णिमा होती है, तो जो तुम्हारा सन हो गया, मून हो गया और अर्थ हो गया, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। देखो ये बता रखा है यहाँ पे, आपका ये अर्थ है, ठीक है, ये मून है और ये सन है, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, सेम नीचे भी यही हो रहा है, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसके वजह से जो टाइड बनती है वो कैसी होती है, हाई है, सबसे ऊंची टाइड बनती है, और दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। तो इन्हीं की मतलब, और इन्हीं टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, ड्यूरिंग से लेकर, ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड टाइड्स आर हाईएस्ट, दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। यहाँ तक हो गया। आप देखो इसके बाद सेकंड, when the moon is in its first and last quarter, जब मून आपका फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, the ocean water gets drawn in diagonally opposite to direction of gravitational pulls of sun and moon resulting in a low tides। क्या बता रखा है कि जब तुम्हारा अर्थ, ठीक है, जो तुम्हारा अर्थ हो, मतलब जो तुम्हारा ये अर्थ है और ये मून है, जब ये क्वार्टर में, यानी मून आपका यहाँ पे हो या मून आपका यहाँ पे हो जाए, समझ में आया, जब मून तुम्हारा यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, तो देखोगे कि जो ये अर्थ के ऊपर जो वाटर होगा ना, इसको दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। मून क्या कर रहा है, इसको उस तरफ खींच रहा है, और सन क्या कर रहा है, इसको इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। यानी सेम इसी वाटर पे दोनों जगह फोर्स लग रहा है, तो ये वाटर आपका बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि मून भी यहाँ से यहाँ पे, सिंपल मान के चलिए एक चीज आपके बीच में है,
एक कोई कोई आपका दोस्त बीच में है, आप भी उसको उधर से खींच रहे हो, ठीक है, और कोई इधर से कोई एक व्यक्ति है वो भी उसको खींच रहा है, तो क्या ये तो ना तो उस तरफ से पूरी तरीके से जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, ठीक है, यानी इसको इधर से भी खींचा जा रहा है और उधर से भी खींचा जा रहा है, तो इसका जो मूवमेंट है वो यहीं पे रहेगा, थोड़ा सा उधर होगा फिर थोड़ा सा इधर होगा, यानी बहुत ज्यादा ये हाई टाइड नहीं बनाएगा। सेम यही होता है तुम्हारे कौन से वाले लीप टाइड में, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नीचे देखिए, अब देखो यहाँ पे कुछ यूज बता रखे हैं कि जो हाई टाइड होती है ना, यानी जो जो ज्वार भाटे, जो बहुत ज्यादा ऊंचे ज्वार भाटे बनते हैं, इसका क्या यूज होता है वो बता रखा है। देखो ये देख लेंगे, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, तो सबसे पहले यूज क्या होता है इसका, यूजेस ऑफ हाई टाइड्स पूछा जाता है, तो हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, नेविगेशन मतलब कि इस समुद्र की जो यात्रा वगैरह होती है ना, ये करने में मदद करता है, क्योंकि हाई टाइड आपका आता है तो वाटर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है, वाटर बहुत सारा वाटर आपको ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो जैसे ही वाटर नीचे आएगा तो उसकी तो क्या कर देगा, वो आसपास के वाटर को दूर भेजेगा, और जो भी शिप्स वगैरह वहां पे होगी उसको तो मतलब वो तो अपने आप ही आगे की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है, तो ये सबसे पहला बता रखा है। सेकंड, दे रेज द वाटर, वही क्यों, क्योंकि दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स, यानी जो तुम्हारा वाटर जो पूरा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो जैसे ही वाटर नीचे आता है वाटर फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वाटर फैलना शुरू होता है तो वो चीजों को आगे की तरफ धकेलता है, और जिससे तुम्हारा मूव करना आसान हो जाता है समुद्रों में, इसलिए जब हाई टाइड की वजह से नेविगेशन ईजी हो जाता है। देखो, दिस हेल्प द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली, और यही बता रखा है कि वाटर जब मूव करने लगता है तो जो जहाज होते हैं आसानी से आपके किनारे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या यूज है इसका, दूसरा है द हाई टाइड्स ऑल्सो इन हेल्प इन फिशिंग, ठीक है, फिशिंग में भी मदद करता है, क्यों करता है देखो कैसे करता है, मतलब मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, यानी जब हाई टाइड आती है तो सारा वाटर ऊपर, और जब सारा वाटर नीचे आके ऐसे बहने लगता है, मान के चलिए यहाँ पे आपका किनारा है, यहाँ पे समुद्र का किनारा है, यहाँ पे हाई टाइड आई, बहुत पानी ऊपर गया फिर पानी नीचे आया, तो जैसे ही पानी नीचे आएगा सारा का सारा पानी किस तरफ जाएगा, किनारे की तरफ जाएगा, तो जो मछलियां होंगी उस वाटर में वो भी कहाँ चले जाएंगे, किनारे की तरफ चले जाएंगे, तो उन मछलियों को पकड़ना आसान हो जाता है, इसलिए फिशिंग में भी मदद करता है। और वही बता रखा है, दिस एनेबल द फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, और तुम्हारे तीसरा यूज क्या बता रखा है यहाँ पे, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन द सम प्लेस, और वही जो अपने हाई टाइड की वजह से बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी मदद किया जाता है। ये बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है, कैसे किया जाता है बस इतना याद रखो कि जो वाटर आपका ऊपर जाता है वो नीचे आता है, ठीक, तो मशीन रखा जाता है वहाँ पे, वो मशीन क्या करता है उसके इसी फोर्स को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हाई टाइड की 3 यूज बता रखा है, सबसे पहले तुम्हारा ये बता रखा है नेविगेशन में मदद करता है, तुम्हारा फिशिंग करता है, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। चलिए इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, क्या है हमारा ओशन करंट, मतलब बहुत छोटा टॉपिक, ज्यादा बड़ा भी नहीं है आपका। देखिए, ओशन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन द डेफिनेट, वही बता रखा है ना कि ओशन करंट मतलब क्या होती है, तुम्हारी ये पानी की लहरें ही होती है, ठीक है, जो अर्थ के मतलब कि जो समुद्र में हमेशा लगातार बहती रहती है, इनका डायरेक्शन फिक्स्ड होता है कि इस तरफ जाना है तो इस तरफ ही जाएगी। द ओशन करंट में भी वार्म, अब ये बता रखा है कि ये ओशन करंट आपके 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वार्म में भी यानी गर्म, और दूसरा में तुम्हारे कोल्ड यानी ठंडी, ठीक है, गर्म लहरें भी होती है और आपकी ठंडी भी होती है। जनरली द वार्म ओशन, अब देखो जो इस फर्स्ट की जो वार्म ओशन है, जो यानी जो आपका वार्म ओशन करंट है कहाँ पे जनरेट होता है, तो द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक है, ये देखो सब इंपॉर्टेंट है बहुत, पहले सबसे पहले क्या बता रखा है कि जो तुम्हारी वार्म ओशन करंट है ये कहाँ पे जनरेट होती है, ये तुम्हारी इक्वेटर पे, ठीक है, पता है ना, अर्थ का जो मेन जो मान के चलिए ये आपका ये अगर मैं अर्थ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो जो तुम्हारे बीच का यही पार्ट है जो 0 डिग्री पे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है, तो जो तुम्हारी ये है तुम्हारी जो वार्म ओशन करंट है कहाँ पे जनरेट होती है, ये यहीं पे इक्वेटर पे, यानी इक्वेटर में बहुत ज्यादा धूप, आपको पता है कि इक्वेटर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो इक्वेटर में जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो वहां का सारा वाटर गर्म हो जाता है, और वो वाटर किस तरफ मूव करने की कोशिश करता है, पोल्स की तरफ, यानी यहां से किस तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है, पोल्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा ये। सेम नीचे भी यही होगा, यहाँ का जो वाटर होगा ये साउथ पोल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वार्म करंट, क्या बोलते हैं इसी को, वार्म करंट, आसान। देखो सेकंड क्या बता रखा है, द कोल्ड करेंट्स कैरी अ वाटर फ्रॉम अ पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। देखो अब सेकंड बता रखा है तुम्हारा कोल्ड, तो कोल्ड करंट में क्या होता है, कोल्ड करंट आपका कहाँ पे जनरेट होता है, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ती ना के बराबर, और यहाँ भी तुम्हारी साउथ पोल में सनलाइट नहीं है, तो यहाँ का वाटर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, और जो ठंडा वाटर होता है ये कहाँ मूव करने की कोशिश करता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है, इक्वेटर की तरफ आपका मूव करने की कोशिश करता है। सेम यहां से भी यही होता है आपका।
ठीक है। तो ये जब वाटर जब आपका नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करता है और ये पानी बहुत ज्यादा ही ठंडा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड करंट। अब कुछ नाम बता रखा है, देखो क्या बता रखा है आपका, लेब्राडोर। ठीक है, जो आपका लेब्राडोर ओशन करंट है ये क्या है, आपका कोल्ड करंट है। इसको मैं अभी मैप में दिखाता हूँ। ठीक है, और दूसरा तुम्हारा क्या है, गल्फ स्ट्रीम में तुम्हारा कौन सा है, वार्म करंट है। आगे देखिए, द ओशन current influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The area where the warm and cold current meet provide the best fishing grounds. Best fishing grounds क्या बता रहा है आगे देखिए, of the world. Seas and Japan of the eastern coast of the North America are such examples. The area where is a warm and cold current meet also experience of foggy weather making it difficult for navigation. अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपको दो बता देता हूँ जो मैं आपको कह रहा था। लैब्राडोर, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये रहा तुम्हारा, दिख रहा है लैब्राडोर। ठीक है, कहाँ से आ रहा है आपका, नॉर्थ पोल से आ रहा है। कहाँ की तरफ आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे इक्वेटर की तरफ आ रहा है ना, ये आपका इक्वेटर है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये तुम्हारा लैब्राडोर हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है, जो लैब्राडोर है तुम्हारा एक कोल्ड करंट है। ठीक है, ये इस हाँ बहुत ठंडी, मतलब बहुत ठंडा पानी होता है, ये यहाँ पे आता है इक्वेटर की तरफ। और दिख रहा है तुम्हारे जो गल्फ स्ट्रीम है ये तुम्हारा क्या है, ये वार्म है, क्योंकि इक्वेटर से किस तरफ जा रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा जा रहा है वहाँ पे, वहाँ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो जो तुम्हारा लैब्राडोर हो गया ये तुम्हारा कोल्ड करंट है, और जो तुम्हारा गल्फ स्ट्रीम है ये तुम्हारा क्या है, हाई, वो है आपका वार्म करंट है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे और दे रखे करंट, वो काम करनी है अपने। ठीक है, जो बता रखा है बस इतना काम का है, याद रखिए। अब देखो क्या बता रखा है कि ऐसे इलाके जहाँ पे दोनों करंट मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा इलाका, ये ऐसा समुद्र का पार्ट जहाँ पे आपका वार्म करंट और आपका कोल्ड करंट यानी गर्म लहरें पानी की और दूसरी ठंडी लहरें भी मिलती हैं। ठीक है, तो वो जगह कहाँ पे आपका जापान में है, और आपका कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, नॉर्थ अमेरिका के जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे इलाके, और ये इलाके आपके कैसे होते हैं, मछली पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन इलाकों पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपका फॉग यानी बहुत ज़्यादा ही धुंध यानी कोहरा आपका पाया जाता है। और यहाँ पे नेविगेशन यानी यात्रा करना यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो ये देखिए बड़े आसान से टॉपिक है यहाँ पे, बहुत छोटा टॉपिक। इसके बाद अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू इनके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, तीन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तुम्हारा ये है वाटर साइकिल, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्या है यहाँ पे, ओशन कर आपका ये मूवमेंट। तीन तरीके से होता है, आपका वेव होता है, टाइड होता है, और तुम्हारा क्या होता है, ओशन करंट होता है। तो चलिए ये टॉपिक पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया। अब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट हो तो इस चैप्टर को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, और फिर एनसीईआरटी पढ़िए, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो अच्छे से पढ़िए, देन बाय।